गुड आफ्टरनून नाट्य विभाग। जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीज़ की दरकार है, एक है वक्त और दूसरा है प्यार। तो आज आप लोग देखने और सुनने जा रहे हैं रेडियो नाटक जो है सदत हसन मंटो की कहानी 50314 मेरे यानी आरजे निराकृति के साथ। इसके पात्र हैं सोमनाथ साहू एस भोला भाला प्यारा सा बेरोजगार मनमोहन और सोनल बागड़े एस खनकदार आवाज वाली लड़की। तो आइए शुरू करते हैं आज का नाटक 50314। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। सॉरी रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था, इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर जो वीरान पड़ा था, सिर्फ एक यही किताब थी जिसके आखिरी पन्ने कीड़े खा गए थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन के कब्जे में था, क्योंकि उसका मालिक, जो कि उसका दोस्त भी था, कुछ रुपए कर्ज लेने के लिए बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए फुटपाथ से कुछ दिनों के लिए वो इस दफ्तर में आ गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेले पड़े रहता। नौकरी से उसे सख्त नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर बन सकता था, मगर उसे गुलामी मंजूर नहीं थी। निहायत ही बड़ा भरोसेमंद और शांत किस्म का इंसान था, इसलिए दोस्त यार उसके रोज़ाना के खर्चे का बंदोबस्त कर दिया करते, और ये खर्चे बेहद ही कम थे। सुबह को 1 प्याली चाय और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोश, पसंद और अपने धुन में रहने वाला इंसान था। इसके बारे में उसके दोस्त और तो कुछ नहीं जानते, मगर हाँ, उन्हें ये ज़रूर पता था कि वो बचपन से ही घर छोड़कर निकल आया था और एक मुद्दत से बम्बई के फुटपाथ पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसे एक चीज़ की हसरत थी, औरत के मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम काम फिर भी ना करोगे? काम? मैं काम करने वालों का रोल मॉडल बन जाऊंगा। तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार की क्लॉक की तरफ देखा। हेलो 44457। 44457। जी जी, आप कौन? जी मैं मनमोहन। आप किससे बात करना चाहते हैं? आपसे। मुझसे? जी हाँ, आपको कोई एतराज है? जी जी नहीं। आपने अपना नाम मदन मोहन बताया। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन। जी, आप बात करना चाहती थी मुझसे? जी। तो कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। आप ही कोई बात शुरू कीजिए ना। बेहतर। तो नाम तो मैं अपना आपको बता चुका हूँ। अजीज तौर पर ये दफ्तर मेरा ठिकाना है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब इस दफ्तर के बड़े मेज पे सोता हूँ। फुटपाथ पे? क्या आप वहाँ दुकान लगा कर सोते थे? जी नहीं। इससे पहले मैं आपसे आगे बात करूँ, एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथ पर सोते हुए मुझे एक जमाना हो गया है। आजकल इस दफ्तर के मेज पे सोता हूँ और यहाँ ऐश कर रहा हूँ। ऐश? और वो कैसे? एक किताब मिल गई थी जिसका आखिरी पन्ना कीड़ा खा गया है। इस किताब को मैं 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ। इस किताब का आखिरी पन्ना मुझे मिले तो मालूम होगा हीरो हीरोइन की इश्क का अंजाम क्या हुआ। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। आपकी जरा नवाजी है। अब मुझे ये तो बताइए जी? कि आपका शगल क्या है? जी शगल? मेरा मतलब आप करते क्या हैं?
अच्छा, क्या करता हूँ? जी। कुछ नहीं कर सकता। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूँ और रात में सो जाता हूँ। ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? बात दरअसल ये है कि मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। हाँ, अब आप पूछ रही हैं तो मैं अपने आप से पूछना चाहूँगा कि मिस्टर मनमोहन साहब, क्या तुम्हें ये ज़िंदगी अच्छी लगती है या नहीं? कोई जवाब मिला? जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी, क्योंकि मैं एक अरसे से यहाँ बसर कर रहा हूँ। हाँ बीना मोहन। हाँ, एक बात कहूँ, जी। अगर आप पूरा ना माने तो फरमाइए। आपकी हंसी बड़ी खनकदार है। जी शुक्रिया। और सिलसिला गुफ्तगू वहीं पे खत्म हो गया। मनमोहन थोड़ी देर हाथ में रिसीवर लिए वहीं खड़ा रहा, फिर मुस्कुरा कर उसने रिसीवर रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जब मनमोहन बड़े से मेज पर सो रहा था, तब टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने जमाई लेते हुए रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, बोल 57। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। ओ, आदाब अर्ज। जी, आप गालिबन सो रहे थे। जी हाँ, यहाँ आके आदत थोड़ी बिगड़ गई है। वापस फुटपाथ पर जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? वहाँ सुबह 5 बजे से पहले जो उठना पड़ता है। हाँ, एक बात बताइए, जी। कल आपने अचानक से टेलीफोन बंद कर क्यों दिया? आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, जो चीज खूबसूरत है क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। आज तक कोई शर्त मैंने अपने ऊपर लागू होने नहीं दी। हाँ, अगर आप हंसेंगी तो मैं जरूर तारीफ करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से बंद कर सकती है। आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? सबसे पहले मैं अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूं तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। उधर रखो। हाँ उधर। जी हाँ, आपने क्या कहा? आपको आपकी पसंद बहुत अजीज है। तो आप मुझे ये बताइए, आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? मेरा मतलब कोई शगल, कोई काम आपको आता क्या है? कोई काम नहीं आता। हाँ, फोटोग्राफी का थोड़ा शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, मेरे पास कोई कैमरा नहीं। दोस्त से मांगकर शौक पूरा कर लेता हूँ। हाँ, अगर जिंदगी में कुछ कमाया तो एक कैमरा है मेरी नज़र में, वो खरीदूंगा। कौन सा कैमरा? एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन कैमरा, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? ना आपने मेरा नाम पूछा, ना टेलीफोन नंबर। मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, जब मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। आप अजीबोगरीब आदमी हैं। जी हाँ, मैं कुछ ऐसा ही आदमी हूँ। आप कुछ सोच रही हैं मुझे कोई और बात सूझी नहीं रही। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए, फिर सही। आप बड़े रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, टेलीफोन बंद कर दीजिए। मोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब हाथ धोकर कपड़े पहनकर वो बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, 44457। मिस्टर मनमोहन। जी, इरशाद। इरशाद ये है कि मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। नाश्ता करते वक्त मैंने सोचा कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपने टेलीफोन कर दिए। ओह, आप नाश्ता कर लीजिए। जी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा।
मोहन, हम्म? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई दुख होता है? जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं उसका आदी हो चुका हूँ। मैं आपको कुछ रुपए भिजवा दूं? भिजवा दीजिए, उधार देने वालों में एक आपका भी नाम जुड़ जाएगा। नहीं, मैं नहीं भिजवाऊंगी। ठीक है, मत भिजवाओ। मैं टेलीफोन रखती हूँ। ठीक है, बंद कर दीजिए। मोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराते हुए दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब जब वो वापस आया, वो बड़े से मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो इसे फ़ोन करती है। आवाज़ से सिर्फ इतना पता चलता है कि जवान है। हंसी बहुत ही खनकदार थी। गुफ्तगू से ये साफ जाहिर था कि पढ़ी लिखी सभ्य लड़की थी। बहुत देर तक वो उसके बारे में सोचता रहा। इधर क्लॉक में 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। मिस्टर मनमोहन, जी हाँ, मिस्टर मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। कहाँ थे आप? साहब बेकार हूँ, फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम से? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे हो? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश भी मत करिए मनमोहन साहब, मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ कीजिए, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। अच्छा, ऐसा है? तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ, मैं आपके दिल में नफरत पैदा नहीं करना चाहती। आप फिर कुछ सोचने लगी? जी, मैं सोच रही थी कि सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए। मैं सोच रही थी कि मैं आपको गाना सुनाऊं। जी जरूर। ठीक है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। साहब, जी। अर्ज किया है, इरशाद। रगों में दौड़ते फिरने के हाँ। हम नहीं कायल। क्या बात? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो ये लहू क्या है। हाँ, क्या बात? शुक्रिया। बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गज़लें गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन नहीं आया। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी इसने अपने हलक में महसूस की। वो उठा और टहलने लगा। इसके बाद मेज़ पर लेट गया और कूदने लगा। वही किताब जिसको वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था, उसने उठाई और पन्ने पलटने शुरू कर दिए। यूं ही लेटे लेटे रात हो गई। तकरीबन 11 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और कहा, कौन है? मैं। इतना देर कहाँ थी तुम? क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ। न सुबह का नाश्ता किया है, न दोपहर का खाना खाया है। हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी तब टेलीफोन करूँगी। देखो जी, टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो, मुझे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा अच्छा, आज की माफ़ी चाहती हूँ। कल से बकायदा सुबह और शाम टेलीफोन आया करेगा, ये ठीक है? मुझे पता नहीं था कि आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। मुझे माफ़ करना, इंतज़ार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती तो मैं अपने आप को सज़ा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन नहीं आया, चाहिए ये था कि मैं कहीं चला जाता, लेकिन दिन भर बैठा यहाँ घुटता रहा। काश काश मुझसे ये गलती ना होती।
पर एक बात कहूँ मनमोहन साहब, क्या? मैंने सुबह जानबूझकर टेलीफोन नहीं किया था। क्यों? ये जानने के लिए कि आप इंतजार करोगे या नहीं। बहुत चालाक हो तुम। अच्छा, अब टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। वापस कब तक आओगे? यही आधा घंटे तक। ठीक है। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की एक गजल सुनाई। मनमोहन साहब, जी। अर्ज किया है, इरशाद। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता, हुआ जो गम से यूं बेहिस, हुआ जो गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का, ना होता अगर जुदा तन से तो जानू पे धरा होता, कोई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, कोई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे तेरा कहना कि यूं होता तो क्या होता। ओह, क्या बात है। जी शुक्रिया। मैंने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन का सिलसिला खत्म हो गया। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। कई बार घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने ना कभी उससे उसका नाम पूछा, न टेलीफोन नंबर। शुरू में मनमोहन ने उसकी आवाज़ से अपने ख्यालों के पर्दों पे उसकी तस्वीर बनानी चाहिए, मगर अब वो जैसे उसकी आवाज़ से ही संतुष्ट हो गया था। अब आवाज़ ही शक्ल थी, आवाज़ ही सूरत, आवाज़ ही जिस्म था और आवाज़ ही रूह। एक दिन उसने पूछा, मोहन, जी। तुम मेरा नाम और नंबर क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज जो बड़ी खनकदार है। इसमें कोई शक है ना? मोहन जी। तुम्हें कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई है? जी नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं चंद लफ्जों से नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। जाने दो फिर। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। बिना मिस किए 2 मरतबा उसका टेलीफोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्ज का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़ने के बाद उदास हो गया। जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, सुनो। हाँ? मेरी बादशाहत खत्म होने वाली है। क्यों? कर्ज का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तो तुम्हारे किसी और दोस्त के घर टेलीफोन नहीं है? कई दोस्त हैं जिनके घर टेलीफोन है, पर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों मोहन? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? वजह यह है कि मुझे जलन होती है। फिर तो बड़ी मुसीबत हुई। तो फिर क्या किया जाए? हाँ, आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर दूंगी। ये ठीक है? ये की सारी उदासी दूर हो गई। अब वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि जब दफ्तर में उसकी बादशाहत ख़त्म होगी। अब फिर उसने उसकी आवाज़ की मदद से अपने ख्यालों के पर्दे पे उसकी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। कई तस्वीर बनी, मगर वो मुतमईन ना हुआ। उसने सोचा कि चंद दिनों की तो बात है, अगर उसने टेलीफोन नंबर दे दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन्न हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसे देखूंगा। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने कहा, हेलो, सुनो। हाँ? तुम्हें देखने का शौक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था ना कि जब मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी। हाँ? इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा।
तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, चाहो तो आज ही देख लो। नहीं, मैं तुम्हें अच्छे लिबास में देखना चाहता हूँ। आज ही एक दोस्त से कहा है, वो मुझे सूट दिलवा देगा। तुम बिल्कुल बच्चे हो मोहन। सुनो, जब तुम मुझसे मिलने आओगे मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा? मैंने तुम्हारे लिए कैमरा खरीदा है। ओह, पर एक शर्त पर दूंगी कि पहले तुम मेरी फोटो उतारो। इस शर्त का फैसला मैं मुलाकात पर करूंगा। थोड़ी देर बाद गुफ्तगू और हुई। उधर से वो बोली, सुनो, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने अजीजों के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिनों की बात है, मुझे माफ करना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसे हरारत महसूस हुआ। उसे लगा कि इसकी वजह यह है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा। लेकिन दोपहर तक बुखार और बढ़ गया था, बदन तपने लगा था, आंखों से चिंगारी फूटने लगी थी। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती। वो उठता, नल से मुंह लगाता और पानी पीता। शाम के करीब उसको अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आती थी। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उसे दौरे भी पड़े। इस बुखार की शिद्दत में वो घंटों अपनी महबूबा की आवाज से बातें करता। शाम को उसकी हालत और बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे थे। सीने में घुंघरू बज रहे थे। चारों तरफ आवाज ही आवाज थी। जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कान ना सुन पाए। लड़खड़ाते हुए एकदम से मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाते हुए वो उठा। उसने टेलीफोन उठाया और खुश्क होठों पर जबान फेर कर कहा, हेलो। हेलो मोहन, जरा ऊंचा बोलो। मोहन, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ थे तुम? मोहन, क्या हो गया तुम्हें? हेलो मोहन, मोहन। तो मेरी बात साहस खत्म हो गई आज। अच्छा, मेरा नंबर नोट करो। 50314 50314। सुबह टेलीफोन करना। उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिर गया। उसके मुंह से खून के बुलबुले गिरने लगे। वो किताब जिसको तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था मनमोहन, वो किताब जिसके आखिरी पन्ने का इंतजार कर रहा था मनमोहन। काश उसे पता होता कि उस आखिरी पन्ने पर क्या लिखा था, तो आज जिंदा होता मनमोहन। हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे तेरा कहना कि यूं होता तो क्या होता। हेलो। हेलो, 44457। जी। मनमोहन कहता है, मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसे देखूंगा। वो किताब जो मनमोहन 20 मर्तबा पढ़ चुका था, क्या उस किताब का आखिरी पन्ना मनमोहन को मिल जाता तो क्या आज मनमोहन जिंदा होता? आप देख रहे थे रेडियो नाटक मिनटों की कहानी 50314। कल फिर मिलते हैं इसी समय